प्यारे बच्चों, आज के इस अंक में हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक में ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत नाभिकीय ऊर्जा के विषय में अध्ययन करेंगे कि अब नाभिकीय ऊर्जा, जैसा कि रसायन विज्ञान में हम लोग पदार्थ की संरचना के सिद्धांत पर देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें प्राप्त होता है कि प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे अणु कहते हैं। और अणु जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना हुआ है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। तो परमाणु जो हैं वो किसी तत्व के होते हैं। तत्व जो है, जैसा कि हम जानते हैं, प्रकृति के शुद्धतम पदार्थ हैं। इसमें कोई एक तत्व में कोई और अन्य तत्व नहीं मिलता है, न तो वो अपने आप में पूरी तरह से इंट्रिंसिक होता है, यानी प्योर होता है, परिशुद्ध होता है, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती। तो अब तत्व जो है वो परमाणु जो है, तत्व जो है परमाणुओं से मिलकर के, उदाहरण के लिए लोहा। अब लोहा है तो लोहा केवल लोहे से ही बना होगा अगर वो शुद्धतम अवस्था में है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन, सोना, चांदी, इस प्रकार से आप रसायन विज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें लगभग 118 से 120 तत्वों तक का है वर्गीकरण। तो अब तत्व जो हैं परमाणु से बने हैं। परमाणु किससे बने हैं? अत्यंत छोटे छोटे कणों से बने हैं, जो प्रायः 3 मूल कण होते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कहते हैं। अब इनका एक परमाणु क्रमांक होता है, जैसे हाइड्रोजन नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर हीलियम है। ऐसे ही इनकी संरचना के अनुसार जो केंद्रीय भाग होता है, इसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। और जो बाहर का, इस केंद्रीय भाग के बाहर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हुए पाए जाते हैं। तो ये इनकी व्यवस्था है, इस व्यवस्था के अनुसार ये घूमते हैं। इस प्रकार ये घूमते रहते हैं। तो नाभिक के चारों ओर घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। नाभिक में पैक होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जैसे जैसे इसका परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इनके नाभिक का आकार भी, केंद्रीय भाग का आकार भी बढ़ता जाता है। एक ऐसी कंडीशन आती है कि यहाँ पर हमें यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो विद्युत ऋणात्मक अवयव है। तो इलेक्ट्रॉन पे विद्युत ऋणात्मक आवेश होता है और प्रोटॉन पे विद्युत धनात्मक आवेश होता है। ये दोनों आवेशित कण हैं। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, उदासीन होता है या न्यूट्रल होता है। लेकिन इनके बीच, आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे, इनके बीच, किसके, इन आवेशित कणों के बीच विद्युत बल कार्य करता है, जिसे हम लोग कूलाम्ब बल कहते हैं। तो जैसे जैसे इनका अब जो धनात्मक और ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हैं, इनमें आकर्षण बल होता है और इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण और प्रोटॉन में प्रतिकर्षण होता है। तो जब नाभिक काफी पर्याप्त बड़े आकार का हो जाता है, जैसे यूरेनियम एक तत्व है, नाभिक परमाणु क्रमांक 92 है। जब अब इसके अंदर इतने 92 प्रोटॉन भर उठते हैं और वह आपस में इतना जबरदस्त प्रतिकर्षण की स्थिति में रहते हैं कि उनको बांधे रख पाना बहुत ही कठिन काम होता है। थोड़ा सा भी अगर कोई उस पर प्रहार होता है ऐसे कण का जो उसकी साइज का हो, जैसे न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन का अगर उस पर प्रहार होता है तो वह यूरेनियम का नाभिक टूट जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हवा से भरे हुए गुब्बारे में आप पिन चुभो दें तो गुब्बारा जो है ब्लास्ट कर जाता है। तो इस प्रकार से वह नाभिक टूट जाता है और उसके टूटने पर बहुत विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है और ऊर्जा का रूप जो है ताप, दाब और ध्वनि तथा प्रकाश के रूप में होता है। तो इस प्रकार की घटना को हम लोग नाभिकीय विखंडन कहते हैं। यानी जब भारी तत्व के नाभिक टूट करके हल्के तत्वों के नाभिक में बदलते हैं तो
इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है और इस क्रिया के दौरान द्रव्यमान की थोड़ा क्षति हो जाती है। वही थोड़ी सी क्षति जो है आइंस्टीन के द्रव्यमान समीकरण E बराबर mc² के रूप में मुक्त होती है, जहां C जो है निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो और यम जो है वो द्रव्यमान है जो नाभिक के टूटने पर क्षति हुई उसकी, यानी जो नष्ट हुई, ऊर्जा के रूप में बदला। यह है नाभिकीय विखंडन। यह अपने आप में बहुत ही विनाशकारी होता है अगर इसको नियंत्रित न किया जाए। ठीक इसी प्रकार इसका एक विपरीत होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, संलयन का मतलब होता है जोड़ना और नाभिकीय विखंडन का मतलब हुआ तोड़ना। नाभिकीय विखंडन, ये दो क्रियाएं होती हैं जिन्हें हम लोग नाभिकीय क्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक हल्के तत्वों को जोड़ दिया जाता है तो उनके जुड़ने पर भी जो परिणामी तत्व मिलता है थोड़ा भारी नाभिक का, उसका द्रव्यमान उन दोनों जुड़े हुए द्रव्यमानों के योग से कम होता है। यहाँ पर भी द्रव्यमान की क्षति हुई और वही द्रव्यमान क्षति जो है वो ऊर्जा के रूप में E बराबर mc² के द्वारा ज्ञात की जा सकती है, इस रूप में प्राप्त होती है। तो ये नाभिकीय ऊर्जा है और इसी नाभिकीय विखंडन के ही अभिक्रिया को नियंत्रित करके हम उसका उपयोग संरचनात्मक कार्यों में कर सकते हैं। नहीं तो इसका विनाशात्मक उपयोग जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा के दो शहरों पर करके दिखा दिया था विश्व को 1945 में कि यह नाभिकीय विखंडन कितना विनाशकारी होता है। इसी विखंडन अथवा संलयन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को यदि हम नियंत्रित करके मानव जीवन के लिए उपयोग में लाएं तो यह बहुत ही लाभकारी कार्य जो है हो सकता है। तो इसमें लाभ इससे क्या है नाभिकीय ऊर्जा से कि यह वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है। लाभ के रूप में जब हम देखेंगे तो पहला वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत पहला लाभ है। दूसरा लाभ जो है वह है इसके कम मात्रा से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। कम मात्रा से अधिक ऊर्जा की प्राप्ति, ये चीज थोड़ा सा यूरेनियम बहुत विशाल मात्रा में ऊर्जा दे सकता है और ये ऊर्जा ताप, दाब तथा प्रकाश और ध्वनि के रूप में उत्पन्न होती है और उसी को नियंत्रित करके हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसके जो हानियां हैं उपयोग के बाद शेष बने, अब हानियों में देख लीजिए, ये तो लाभ हो गया। अब हानि में पहला है नाभिकीय कचरा उत्पन्न, यानी उपयोग करने के बाद में जो इसका अवशिष्ट पदार्थ बचता है उसे हम लोग नाभिकीय कचरा कहते हैं और इसके प्रबंधन की बहुत जबरदस्त समस्या होती है। नाभिकीय कचरा उत्पन्न होता है। दूसरा जो है विकिरण का खतरा बना रहता है। नाभिकीय विकिरण, इससे निकलने वाले जो विकिरण होते हैं अल्फा बीटा गामा किरणें, ये मानव कोशिकाओं तथा जीव जंतुओं की कोशिकाओं को विकृत कर देती हैं। इसका प्रभाव जो है
वहाँ पे जापान में देखा गया। तो इससे विकिरण का खतरा, विकिरण का जबरदस्त खतरा होता है, जैसा कि 1989 में सोवियत संघ के चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना में हुआ था। और तीसरा है नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्रों के निर्माण की लागत बहुत अधिक होती है। जो नाभिकीय संयंत्र होते हैं इनके निर्माण की लागत बहुत अधिक होती है। और यूरेनियम, चौथा है यूरेनियम, लागत बहुत अधिक। और चौथा है यूरेनियम बहुत सीमित मात्रा में, यूरेनियम बहुत सीमित मात्रा में है, सीमित मात्रा में उपलब्ध है। और नाभिकीय अवशिष्टों का भंडारण तथा निपटारा उचित प्रकार से न होने के कारण पर्यावरण प्रदूषण को खतरा बना रहता है। तो ये है पांचवा खतरा, अवशिष्ट पदार्थों से पर्यावरण को नुकसान, पर्यावरण को हानि, ऐसा पर्यावरण को हानि पहुंचती है इसके नाभिकीय कचरे से। तो इस प्रकार इससे इसकी हानियां हुई और इस प्रकार ये नाभिकीय ऊर्जा का प्रोसेस समाप्त हुआ हम लोगों का। अब शेष हम लोग अगले अंक में पढ़ेंगे।